हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीबॉडी आर फाइन। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपका पांचवें भाग में जो कोशिका का पांचवा भाग बनाए थे हम, उसमें आपका कोशिका के ऑर्गेनल के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे और इसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में बात हो गई थी। और फिर आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कोशिका के अंदर जितने भी अंगक होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे, उसके फंक्शन भी बताएंगे, है ना। तो देखिए, सब फर्स्ट आप आपने देखा था पिछले वीडियो में कि जो कोशिका होती है, कोशिका जंतु, जो आपके जंतु कोशिका होती है, उसमें जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। और कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उन्हें ही ऑर्गेनल माने कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मी, रेटिकुलम, है ना। ये सारे आपके ऑर्गेनल होते हैं जो आपकी कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो हम फर्स्ट आप बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पे लिखा भी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। ऊर्जा घर भी कहते हैं, है ना। कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपसी श्वसन होता है, आपसी कोशिकीय श्वसन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होती है, आरबीसी हमारे हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके आपके कोशिका में ले जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होगा, आपसी कोशिकीय श्वसन, और उसके फलस्वरूप उसमें क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र चलेगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है और फिर क्या होगा, उसमें से एटीपी का निर्माण होगा। इसीलिए उसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बात हो गया। अब हम बात करते हैं गाल्गी बॉडी क्या है। देखिए, जो गाल्गी बॉडी आपका दूसरे नंबर पे गाल्गी बॉडी क्या होता है? तो जो गाल्गी बॉडी होता है, इसे गाल्गी बॉडी अर्थात गाल्जी काय भी बोलते हैं हिंदी में। गाल्गी बॉडी को गाल्जी काय भी बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे लिखा भी है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम गाल्गी बॉडी पड़ गया, वैज्ञानिक के नाम से ही। इसका मुख्य काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए, गाल्गी बॉडी का काम क्या है बेटा? हमारे बॉडी में यानी कि पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है और कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा बॉडी बना होता है। और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और सब में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कहीं कहीं आपका देखिए, जहाँ सेल बड़ा है, जैसे हाथ पैर है, इसके बाद माउथ है, आप देख रहे हैं, इसके बाद मतलब जैसे आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो हाथ को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अगर आप दौड़ रहे हैं अथवा कुछ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपके पैर को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो उसको तो मिल ही जाएगा ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा, मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो बोलने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, तो उस बोलने में हमारा कौन मदद कर, कौन सा अंग? तो आप जिह्वा जो है, जो जिह्वा होती है हमारे माउथ में, इनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। अगर बोलते बोलते वो थक जाए तो उसको ऊर्जा कौन देगा? तो हमारा जो गाल्गी बॉडी होता है, मान लीजिए बोलते कहीं भी ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उसको ढो करके लेकर जाकर दे देगा, है ना। कहीं ऊर्जा कम है और जहाँ ऊर्जा अधिक आवश्यकता है, जहाँ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो रही है अथवा काम हो रहा है, और जहाँ पे कम आवश्यकता है वहाँ से ढो करके, परिवहन करके, ढो करके ले जाएगा जहाँ पे जिह्वा को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो उसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो गाल्गी बॉडी हमारा उस एनर्जी को ले जाकर के उसको दे देगा ताकि हम अधिक बोल सके अच्छे से। नहीं तो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। जिह्वा जो होगा लटखनाने लगेगा, है ना। तो हमारी गाल्गी बॉडी का मुख्य कार्य होता है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा का परिवहन करना। अगर कहीं प्रोटीन की आवश्यकता है तो प्रोटीन ढोकर लेकर जाएगा, देगा। अगर कहीं ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज को लेकर जाए देगा। और कहीं लिपिड की कमी, मतलब जिस भी आपके अंदर किसी भी एनर्जी की कमी हो जाएगी तो वो आपका जो गाल्गी बॉडी रहेगा
वो ढोने का काम करेगा, ढो करके उस स्थान पर लेकर जाकर दे देगा, है ना, ताकि वहाँ पे जो फंक्शन हो रहे, जो कार्य हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। ये वैक्यूल्स क्या होता है? देखिए हमारे पौधों में वैक्यूल्स बड़ा यानी कि बहुत बड़ा पाया जाता है और एक ही पाया जाता है संख्या में, है ना, 2 पाए जाते हैं, 1-2 पाए जाते हैं। लेकिन हमारे एनिमल्स में वैक्यूल्स की संख्या छोटी छोटी होती है, उसकी अधिक होती है संख्या। वैक्यूल्स एनिमल्स में वैक्यूल्स रसधानी छोटी छोटी होती है और इसके बाद संख्या में अधिक होती है। आप लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी में 70% जल होता है, 70%, है ना बच्चों? 70% जल होता है। तो वो 70% जल आप सोचेंगे कि कहाँ होगा, हमारे पेट में ही होगा, यही तो सोचेंगे कि पी रहे हैं तो वही तो होगा, लेकिन नहीं। देखिए जो मेरा जल होता है, जल का संग्रह कौन करता है? हमारी कोशिका में जो वैक्यूल्स है, रसधानी है, उसमें जल भरा होता है। जल का संग्रह करने का कार्य, स्टोर करने का कार्य हमारा वैक्यूल्स करता है। जल संग्रह करने का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करेगा, रसधानी करेगी, है ना। और इसके बाद फिर आपका आता है तारककाय। अरे तारककाय क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? ये जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज, तारककाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है सेंट्रोसोम का? ये भी हमारा एक कोशिकांग होता है, जो आप सारा पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, तारककाय, जो आप ये सब पढ़े, सब सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल होते हैं, अंगक होते हैं, जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता दिए इसका डिफिनेशन। तो तारककाय जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करने का काम करता है। मान लीजिए एक कोशिका, जैसे आपकी बॉडी में कहीं क्षतपूर्ति होगी, कहीं चोट खा गए, कहीं भी हमारी कोशिका मतलब चोट खा गई, वहाँ नष्ट हो गई, तो घाव कहीं कट गया तो घाव भरना है, तो हमारा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के जरिए कोशिका विभाजन ही से बोलते हैं। तो हमारी कायिक कोशिकाओं में मान लीजिए कहीं कट गया, तो वहाँ पे नई कोशिका विभाजन, वहाँ घाव कैसे भरेगा? जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका विभाजित होगी तभी तो घाव भरेगा। तो हमारा जो सेंट्रोसोम रहेगा, तभी जब सेंट्रोसोम वहाँ रहेगा तभी कोशिका विभाजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारे सेंट्रोसोम का तारककाय का मुख्य कार्य होता है कि वो कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को विभाजित करे, निर्माण करे, ताकि हमारे जो क्षतिपूर्ति हुई हमारे बॉडी में, कहीं मीन्स कट गया है कहीं पर और नष्ट हो गया किसी कारणवश, तो उसको घाव भरने का काम, नई कोशिका बनाने का काम हमारा तारककाय करेगा। और तारककाय विभाजित करेगा। तारककाय नहीं होगा तो हमारा एक कोशिका दूसरा कोशिका विभाजित ही नहीं होगा, है ना। और पुनर्निर्माण इसे को बोलते हैं। पुनर्निर्माण यानी कि एक कोशिका जब हमारी नष्ट हो गई तो पुनः निर्माण हो रहा है, यानी कि नई कोशिका उसी स्थान पर बनेगी, उसी स्थान को भर दिया जाएगा। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पुनः निर्माण करके वहाँ पे घाव भर दिया जाएगा, है ना, ऐसा है। अब देखिए सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो आपके लीवर में पाया जाता है। लीवर माने यकृत होता है ना बेटा। यकृत शरीर का सबसे बड़ी कौन ग्रंथि होती है ना? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है और यहाँ पे सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है, इसीलिए कोशिका विभाजन ही अधिक होता है। फिर आप बात करते हैं सब कहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो हमारी जो न्यूरॉन होती है मस्तिष्क में, न्यूरॉन और ग्लियल सेल, है ना, हमारा जो मस्तिष्क होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो हमारा होता है वो हमारे मस्तिष्क में 90% होता है, 90% होता है ना। और जो ग्लियल सेल होता है उसे न्यूरोग्लिया बोलते हैं, यानी कि नर्वस वहाँ पे। तो जो आपके ग्लियल सेल होते हैं, ग्लियल सेल ये 10% होते हैं, है ना। तो मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क जो होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूरॉन है और दूसरा होता है ग्लियल सेल।
तो न्यूरॉन की जो मात्रा होती है वो 90% होती है, 90% होती है, और ग्लियल सेल की जो मात्रा होती है वो 10% होती है। जो 90% आपका न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, अर्थात उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्लियल सेल जो होती है उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और कोशिका विभाजन भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मतलब जैसे जब कोशिका विभाजन हमारे मस्तिष्क में नहीं होता तो फिर वहाँ पे आपका कैंसर क्यों क्रिएट हो गया। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन कैंसर में क्या होता है, अत्यधिक ग्रोथ होने यानी कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन, है ना। आवश्यकता से अधिक जब कोशिका विभाजन हो जाता है तब वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब सेंट्रोसोम होगा तभी तो कोशिका विभाजन होगा, लेकिन नहीं तो क्या हुआ, जो मस्तिष्क हमारा होता है, कहते हैं मस्तिष्क में कैसे हो गया कैंसर, तो उसका मेन कारण यही है जो हमारा ग्लियल सेल होता है, 10% जो ग्लियल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम होता है और वो कोशिका विभाजन करती है, और जब आवश्यकता से अधिक कर देती है तो करते करते आपके न्यूरॉन में भी आ जाती है, करते करते न्यूरॉन में भी आ जाती है, तो वही आपके ब्रेन में कैंसर निकल जाता है, तो ब्रेन कैंसर हो जाता है, मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है। तो उसे बोलते हैं कि मतलब हमारे ब्रेन में कैसे मस्तिष्क में हुआ कैंसर, तो उसका मेन कारण यही है कि आपका जो ग्लियल सेल 10% था उसमें उसी में सेंट्रोसोम पाया जा रहा था, और फिर वही मुख्य कारण है कैंसर क्रिएट करने का। न्यूरॉन में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो 90% आपका न्यूरॉन होता है आपके मस्तिष्क में, है ना।